स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी। और बुक का नाम है भारत भौतिक पर्यावरण और इसका ये तीसरा चैप्टर है। इसका नाम है अपवाह तंत्र और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम आपके सामने है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है अपवाह तंत्र, इसका हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए ताकि हम चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएं। तो अपवाह का मतलब क्या होता है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को हम अपवाह कहते हैं। ठीक है, जल का जो प्रवाह होता है, या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जल की मात्रा, ठीक है, जल की वह मात्रा जो जल धाराओं के रूप में या नदियों के रूप में, नालों के रूप में एक निश्चित मतलब बहती रहती है, उसमें प्रवाह होता रहता है, वो भी आपका अपवाह कहलाता है। ठीक है, बहाव मतलब जो होता रहता है लगातार। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से, अब ये वाहिका क्या हो सकती है, आइए देखते हैं कि किसके मतलब द्वारा ये जल जो है ये इसका अपवाह हो सकता है। एक तो है नदियाँ। ठीक है, नदियों से आपका पानी बहता रहता है। नाले, नालों का पानी बहता है। ठीक है, या और कोई जल निकास का तंत्र है, ठीक है, जिनसे वर्षा जल है या कोई भी किसी प्रकार का जल है वो बहता है लगातार। और मतलब किसी बड़ी, और वो जल बहता बहता एक उसका लास्ट जो डेस्टिनेशन होगा, मतलब वो जल जो वो नदी होगी या कोई नाला होगा या कोई भी ऐसा चीज मतलब कोई भी ऐसी चीज होगी, वो बहते हुए लास्ट में एक उसका अंत होगा। या तो वो किसी झील में जाके खत्म हो जाएगा या किसी तालाब में या किसी सागर में, ठीक है, समुद्र में। तो इसी प्रकार से ये हमारा अपवाह के अंदर जो वाहिका का जो एक मतलब है वो मैंने आपको बताया कि नदियां, नाले या इन सब के माध्यम से जो जल का प्रवाह होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और इन्हीं वाहिकाओं के जाल को हम अपवाह जाल कहते हैं। ठीक है, अपवाह का जाल किसे कहते हैं? ये जो वाहिकाओं का जाल होता है पूरा। वाहिका क्या है? नदी, नाले। तो नदियों का जो पूरा एक जाल है ये क्या कहलाएगा? आपका अपवाह जाल। आगे बढ़ते हैं। एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो ये इसका मतलब आपको मैं समझाऊंगा। जैसे एक नदी है गंगा और एक उसकी सहायक नदी मान लो है यमुना। तो जो गंगा और उसकी सहायक नदी है यमुना, उन दोनों के द्वारा मिलकर जो भी क्षेत्र होगा जहां पर वो बहती हैं, जहां वो अपवाहित होती हैं, ठीक है, जहां उनका प्रवाह होता है, जहां वो नदियां बहती हैं, तो वो पूरा क्षेत्र कहलाता है अपवाह द्रोणी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे अपवाह द्रोणी क्या होती है कि नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा जो पूरा एक बहा हुआ क्षेत्र होता है जहां पे वो नदियां बहती हैं, उस पूरे क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। अब आपको एक मैं मैप दिखाऊंगा। इस मैप के अंदर भारत के अंदर जितनी भी हमारी नदियां बहती हैं वो सबके नाम लिखे हुए हैं। आप इनको एक बार जरूर देखें। आप देख सकते हो ऊपर है इंडस नदी आपकी, सिंधु जिसे कहते हैं, झेलम, चेनाब और सतलुज है आपकी। ठीक है, और व्यास है। और आप इसी तरीके से देख सकते हो गंगा भी है, यहाँ गोमती है, घाघरा है, सोन नदी है, कोसी नदी है, ठीक है, यमुना नदी है, चंबल नदी है, जो मेन मेन जो आपको बता रहा हूँ, साबरमती नदी है, लूनी है, नर्मदा है, तापी है, महानदी, पेनगंगा, गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है। और आप इसी तरीके से और भी देख सकते हो, कावेरी है जो नीचे है आपकी। ठीक है, तो ये हमारी कुछ मेन मेन नदियां हैं जो हमारे इंडिया में बहती है। एक ये ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हो, हुगली है यहाँ पे, पद्मा। ठीक है, अभी अभी ये भी जानेंगे कि पद्मा एक ऐसी नदी है जिसको आप जानते हो, ये उसका दूसरा नाम है, तो पद्मा भी आपको बताऊंगा। तो आपको एक मैप मैंने दिखा दिया है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये काम आने वाला है मैप काफी। तो भारत के अंदर जो अपवाह तंत्र है, जो ये जल का लगातार जो बहाव होता है, ठीक है, जल धाराओं के रूप में ये जो पूरा एक तंत्र बना हुआ है, ये दो भागों में इसको हम बांटते हैं। एक है हमारा हिमालयी अपवाह तंत्र और एक है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसको हम हिमालय की नदियां भी कहते हैं और प्रायद्वीपीय नदियां भी कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भाग आपको पता है भारत का जो नीचे का आकार का जो ये है, भारत का ये हिस्सा हमारा प्रायद्वीप का हिस्सा जो है, इसका इसके अंडर में जो नदियां बहती हैं वो प्रायद्वीपीय नदियां हैं। और हिमालय नदियां वो हैं जिनका उद्गम हिमालय से है, जो हिमालय से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, जो हिमालय की हैं नदियां। तो ये हो गया, दो भागों में हम इसको बांटते हैं अपवाह तंत्र को। तो ठीक है, आप देख पाएंगे कि हिमालय नदियां, जैसे एक उदाहरण बताता हूँ हिमालय नदी का, जैसे गंगा। ठीक है, गंगा आपकी हिमालय से ही आती है होती हुई, जो नदी का उद्गम है, हिमनद जो है वो वहीं से ही स्टार्ट होती है, हिमालय नदी है कि। और बाकी आपको मैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो आगे चलते हैं। जैसे भारत के अंदर अपवाह तंत्र टॉपिक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे हिमालय अपवाह के बारे में। हिमालय नदियां या हिमालयी अपवाह, ठीक है, हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं।
तो ये जो हिमालय का अपवाह तंत्र है, जहाँ जो मतलब हिमालय की जो नदियां हैं, ये काफी लंबे समय के एक मतलब टाइम पीरियड में इनका विकास हुआ है, ठीक है। और अभी भी लगातार इनका विकास हो रहा है, और ये एक नवीन तंत्र है, मतलब कहा जाएगा तो ये एक नदियां जो है ये नई नदियां हैं। और प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र है वो काफी पुराना और प्राचीन है। और ये जो हिमालयी अपवाह तंत्र है, हिमालय नदियां नई नदियां हैं। और इनके अंदर जो मेन मेन नदियां हैं हिमालयी नदियों के अंदर, एक है गंगा नदी, एक है ब्रह्मपुत्र नदी, और एक है सिंधु नदी। तो ये तीन नदियां, ये बहुत फेमस नदियां हैं, आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये हिमालय नदियां, ये तीन फेमस हैं। और ये नदियां जो हैं ये 12 मासी होती हैं। 12 मासी का मतलब है ये 12 के 12 महीने इन नदियों में पानी रहता है, ये कभी नदियां सूखती नहीं है। और ये सूखती इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कारण है इसके पीछे, ये बारिश पर निर्भर नहीं रहती। ये नदियां जो है बर्फ के पिघलने पर बनती हैं। बर्फ का पानी जो है वो जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, वो बर्फ का पानी फिर धीरे नीचे नीचे नदी के रूप में उतरने लगता है। और मतलब जो हिमनद जो होता है, जो हमारा बर्फ का जो एक मतलब आपको पता होगा, हिमनद ग्लेशियर जिसे हम कहते हैं, जब ग्लेशियर से जो पानी के रूप में जब वो आता है तो वो नदी बन के आगे बहती है। और ये 12 मंथ तक हमेशा इसमें पानी रहता है, क्योंकि बर्फ हमेशा पिघलती रहती है। और उसके साथ साथ अगर बारिश भी हो जाए तो इस नदी का स्तर और ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हिमालयी अपवाह है या हिमालय नदियां जो हैं ये कभी भी सूखती नहीं है, ये हमेशा 12 महीने बहती हैं। और देखा जाए ये नदियां गहरे गॉर्ज बनाती हैं। गॉर्ज आपको पता होगा कि मतलब गॉर्ज जो है एक मतलब मैंने इसका चैप्टर पिछली बुक में आपको पढ़ाया था, जो शायद अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, वो वाला 7वां चैप्टर। तो गॉर्ज क्या है कि मतलब घाटियों की एक तरी से मतलब एक आकृति बनी होती है, आप गूगल पे इसको सर्च मार के देख सकते हो। जो गॉर्ज है वो नदियां अपने मार्ग में कटाव करते 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 एक गॉर्ज का निर्माण कर देती हैं लगातार अपरदन करने से, ठीक है। और वो गॉर्ज बन जाता है। और मतलब कहने का ये है कि ये नदियां अपने मार्ग में जब ये बहती हैं तो ये गॉर्ज का निर्माण करती हैं, ठीक है। और ये गहरी गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं। और ये नदियां अपने पर्वतीय मार्ग में वी आकार की घाटियां बनाती हैं, ठीक है। वी आकार की घाटियां जो है मतलब ये एक आकृति होती है जो ये नदियां बनाती हैं, ये इसकी विशेषता है। और ये नदियां जो है हिमालय से निकलकर उत्तरी भारत के उपजाऊ मैदानों में बहती हैं, ठीक है। ये जो हिमालय नदियां हैं इनका जो उद्गम होता है, जो इनकी जो मतलब स्टार्टिंग होती है वो हिमालय से होती है। और हिमालय से होते होते ये उपजाऊ मैदानों में आती हैं, उत्तर भारत में ये बहती हैं ज्यादातर नदियां। और ये नदियां उत्तर भारत से बहते हुए फिर ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। इनका जो अंत होता है जाके जहां ये समुद्र में मिलती हैं, वो ये जाके मिलती हैं बंगाल की खाड़ी में। और ये हिमालय अपवाह तंत्र जो है ये एक नवीन तंत्र है, मैंने आपको बताया ये काफी नया है। और हिमालय नदियां नई नदियां हैं। और यहाँ नदियां विसर्प बनाती हैं, जो हिमालय नदियां हैं यहाँ पर नदियां विसर्प बनाती हैं। और नदियां अपने मार्ग भी बदलती रहती हैं बहते हुई, ये अपने क्या करती हैं रास्ता भी बदलती हैं नदियां। और ये नदियां हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों से जल प्राप्त करती हैं और हमेशा बहती रहती हैं। हिमाच्छादित का मतलब होता है कि बर्फ से ढके हुए इलाके जो हैं हिमालय के, वो बर्फ के ढके हुए इलाकों में से जो ग्लेशियर्स होते हैं वहां से जब वो पिघलते हैं पानी निकलता है तो ये नदियां वहां से प्राप्त करके जल और फिर आगे बहने लगती हैं। और हमेशा इनके कारण ये बहती रहती हैं। हिमालय के अंदर जो हिमाच्छादित क्षेत्र हैं, जो बर्फीले क्षेत्र हैं, वहां से पानी कभी खत्म नहीं होता। और यही कारण है ये 12 महीनों तक हमेशा बहती रहती हैं। अब ये नदियां जो है अपने विकास की युवा अवस्था में, ठीक है। मतलब ये नदियां जो हैं ये मैंने आपको बताया नई नदियां हैं, ठीक है, नई हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो काफी पुरानी नदियां हैं और अपनी प्रौढ़ावस्था में है, मतलब वो काफी पुरानी नदियां हैं वो। और ये नदियां जो है अपनी युवावस्था में है। और ये अपने मार्ग में अपर्दन का कार्य करती हैं और डेल्टा का निर्माण भी करती हैं। आपको डेल्टा पता होगा, डेल्टा क्या होता है, जहाँ नदी समाप्त होती है जब वो समुद्र में जाके मिलती है तो वो वाई आकार से एक ऐसी मतलब एक आकृति बना देती है, उल्टा वाई। और उसमें क्या होता है कि वो अपने साथ जितने भी अवशेष और वो अवसाद बहाकर लाई होती है अपर्दन के द्वारा, वो समुद्र के किनारे पर जहां पर वो उसको छोड़ती रहती है, फिर उसको धीरे धीरे जमाने लगती है, क्योंकि नदी की स्पीड एकदम धीरे हो जाती है। और वो अपने साथ जितनी भी कंकड़ पत्थर मिट्टी लाई होती है वो उसके किनारे उसको फिर जमा करने लगती है, और वो हमारा डेल्टा कहलाता है। और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपने इसका नाम सुना होगा।
ये दुनिया का सबसे फेमस डेल्टा है और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है भारत का, ठीक है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है काफी फेमस है और भारत का सबसे तेजी से मतलब बढ़ने वाला एक डेल्टा है। अब हम बात करेंगे हिमालय नदियों की विशेषताएं पढ़ेंगे, जिसमें से एक एक नदी करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली नदी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी के बारे में A to Z पढ़ेंगे और आपको बताता हूँ ये जो सिंधु नदी तंत्र है ये विश्व के सबसे बड़े नदी द्रोणियों में से एक है, ठीक है। जो मतलब सिंधु नदी तंत्र और इसके साथ सहायक नदियां जिस क्षेत्र को अपवाहित करती हैं, जहां इसकी सहायक नदियां बहती हैं, उस हिसाब से ये काफी बड़ा एक मतलब आप कह सकते हो नदी का तंत्र है। इसके साथ पांच पांच इसकी सहायक नदियां रहती हैं, आपको मैं भी बताऊंगा सब कुछ। और इसका जो क्षेत्रफल है इस नदी तंत्र का, जहां जहां तक ये नदियां बहती हैं, वो है आपका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। ये इसका क्षेत्रफल है जिसके एरिया में ये नदी आपकी मतलब बहती है। और जो इस नदी की लंबाई है वो है 2,880 किलोमीटर और भारत के अंदर जो इसकी लंबाई है वो है 1,114 किलोमीटर। अब ये भारत में मैंने अलग क्यों लिखा है और ये अलग क्यों लिखा है, इसका रीजन ये है कि सिंधु नदी आपको पता होगा पाकिस्तान के अंदर भी बहती है। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपकी 2,880 किलोमीटर है और जितना हिस्सा इसका भारत में बहता है वो है इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर। और भारत में यह हिमालय नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। हमारा वर्ल्ड मैप अगर हम देखेंगे, आपको मैं एक बारी सॉरी वर्ल्ड मैप नहीं, इंडिया का मैप आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें आप इंडस नदी देख सकते हो, ये सबसे ऊपर, ठीक है, इंडस। तो ये मतलब भारत के अंदर ये बहती है आपकी पश्चिम दिशा में चली जाती है। फिर ये तो ये भारत के अंदर जो नदियां बहती हैं उसमें सबसे पश्चिमी नदी जो है वो सिंधु नदी है, ठीक है। भारत की नदियों में से जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली जितनी नदियां हैं उनमें से सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी है वो सिंधु है। और सिंधु नदी का उद्गम यानी सिंधु नदी कहां से स्टार्ट होती है, ये तिब्बती क्षेत्र, जो तिब्बत का इलाका है, कैलाश पर्वत श्रेणी का, आपने सुना होगा कैलाश पर्वत। तो कैलाश पर्वत श्रेणी का वहां पे एक जगह है भोगुरचू और उसके नजदीक में एक हिमनद है, वहां से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। तो कहां पर है, इसका पूरा एड्रेस आप अगर याद रख पाओ, तिब्बत के इलाके में कैलाश पर्वत श्रेणी के अंदर भोगुरचू नाम की एक जगह के नजदीक से एक हिमनद, वहां से सिंधु नदी अपनी चलती है। और तिब्बत में इस नदी को सिंगी खंबान कहते हैं या शेरमुख भी कहते हैं। तो इसका नाम एक और भी है तिब्बत में, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। और लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, जो लद्दाख की श्रेणियां हैं, पर्वत श्रेणियां, और आपकी जास्कर की, इसके बीच से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती है। अब ये नदी तंत्र जब आप पढ़ते हो तो आपको ये क्षेत्र याद रखने होते हैं कि ये नदियां कहाँ कहाँ से बहती हुई जा रही हैं। तो ये जो आपका क्षेत्र आया है आपको याद रखना है कि ये कहाँ जाती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां इनके बीच में से उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हैं और फिर ये लद्दाख और बालिस्तान से गुजरती हुई जाती हैं। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी जो है जम्मू कश्मीर में गिलगित के पास एक दर्शनीय महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड आपका मतलब गोर्ज, वी आकार की घाटी के आकार का ही मतलब आप कह सकते हो एक महाखड्ड जो है ये बनाती है और काफी देखने लायक होता है वो, और इसकी ये एक विशेषता है। और ये पाकिस्तान के अंदर चिल्लस के निकट दर्दिस्तान, यहाँ पर जो है पाकिस्तान के अंदर जगह है चिल्लस और वहां पर एक जगह है दर्दिस्तान। वहां पर ये जो इलाका है दर्दिस्तान का, ये वहां पर एंट्री करती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां जो है हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अब सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं जो हिमालय से निकलती हैं, हिमालय पर्वत से? एक है शयोक, एक है गिलगित, एक है जास्कर, एक है हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग और द्रास, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी नदियां थी जो सहायक नदियां जो है सिंधु की और जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। और सिंधु नदी का एक दृश्य है, आप अपने सामने देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अब जो सिंधु नदी की कुछ मुख्य सहायक नदियां हैं, आप कह सकते हो एक नदी होती है जो बहुत बड़ी होती है और कुछ नदियां होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं। तो वो छोटी नदियां जो होती हैं उसको हम ट्रिब्यूटरी रिवर्स कहते हैं, मतलब जो बड़ी नदी के साथ बहती हों और एक नदी को मतलब उसकी ताकत और बढ़ाती हो, ठीक है, सहायक नदियां। तो उसमें से जो सिंधु नदी है उसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं फेमस जो हैं, मेन। एक है झेलम, एक है चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज।
अब इन 5 सहायक नदियों की विशेषताएं आपको मैं बताने वाला हूं, आपको ताकि पता होना चाहिए। सिंधु नदी के बारे में जितना मैंने आपको बताया आपको याद रहना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे पहली जो सहायक नदी है झेलम। तो झेलम की विशेषता ऐसी है कि ये काफी महत्वपूर्ण सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है, मतलब इसकी स्टार्टिंग जो होती है झेलम नदी की, वो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, जो कश्मीर घाटी का इलाका है उसका जो दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपद, ठीक है, पीर पंजाल आपने अगर सुना हो इसका नाम, पीर पंजाल गिरिपद, ये एक गिरिपद है पीर पंजाल। यहाँ पर एक झरना है जिसका नाम है वेरी नाग। तो वेरी नाग झरने से आपकी झेलम नदी जो है वो निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी जो है श्रीनगर और वूलर झील से बहते हुए एक तंग और गहरा माह खड्ड जो है वहां से गुजरती है। एक गहरे गोर्ज से होते हुए ये नदी गुजरती है झेलम, और पाकिस्तान में झंग के पास ये चेनाब से मिलती है। तो झेलम नदी चेनाब से कहां पर मिलती है ये याद रखना, पाकिस्तान में इलाका है एक झंग नाम से, वहां पे ये चेनाब नदी से मिल जाती है। अब हम पढ़ेंगे चेनाब नदी के बारे में क्या विशेषताएं हैं। तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो चेनाब है और ये दो सरिताओं के मिलने से बनती है, मतलब दो पतली पतली नदियां आगे मिलती हैं तब ये चेनाब नदी बनती है। तो चेनाब जो दो सरिताओं से मिलकर बनती है उसका नाम है चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा नाम से दो सरिताएं हैं जो मिलकर चेनाब बनाती हैं और ये सरिताएं जो है हिमाचल प्रदेश में केलांगू के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। अब एक इलाका तो होता होगा जहां पर ये नदियां जो है चंद्रा और भागा दो अलग अलग आकर मिलती होंगी, वो इलाके का नाम है तांडी। तांडी से फिर ये आगे बन जाती है चेनाब, ठीक है, और इसलिए इसको चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगली नदी है रावी। ये सभी हम जो पढ़ रहे हैं सिंधु नदी की प्रमुख जो है सहायक नदियां हैं। रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिंधु की एक और महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम देखते हैं, कहाँ से ये नदी निकलती है। नदियों में आपको यही याद रखना होता है, इसकी लंबाई कितनी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ ये बहती है, बस यही है इस चैप्टर में बस याद करने का। और हिमाचल के कुल्लू की पहाड़ियों में जो रोहतांग जो आपका दर्रा है, रोहतांग का दर्रा जो है हिमाचल के कुल्लू की पहाड़ियों में, उसके पश्चिम से निकलते हैं, काफी आसान है। और ये राज्य की चंबा घाटी से बहती है। चंबा घाटी मतलब हिमाचल की राज्य की जो चंबा घाटी है वहां से ये बहती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के पास में चेनाब नदी में मिलने से ये नदी पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौला धर के बीच प्रदेश से बहती है। अभी ये जगह का नाम लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ से ये बहती हुई जाती है। तो इसमें इसने बताया कि पाकिस्तान में प्रवेश करने और सराय सिंधु के पास में चेनाब नदी में मिलने से ये जो नदी है ये चेनाब से मिल जाती है, ठीक है। ये रावी नदी आपकी चेनाब से मिल जाती है और चेनाब में मिल जाने के बाद ये नदी जो है पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग, जो पीर पंजाल का गिरिपद है, पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर, ये एक और जगह का नाम है, इसके बीच के प्रदेश में ये बहती है। मतलब इसका जो प्रवाह होता है वो यहाँ पे होता है। आगे पढ़ेंगे व्यास नदी। तो ये भी सिंधु की एक महत्वपूर्ण नदी है और ये नदी जो है समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट में एक व्यास कुंड है वहां से निकलती है, ठीक है। रोहतांग दर्रे के साइड में ही है निकट में व्यास कुंड नाम से, तो वहां से ये निकलती है 4000 मीटर की ऊंचाई से और ये नदी जो है कुल्लू घाटी से गुजरती है होते हुए और धौलाधर श्रेणी में, धौलाधर की जो श्रेणी है वहां पर ये काती और लारगी, काती और लारगी में ये गोरज का निर्माण करती है, ठीक है। काती और लारगी नाम की जगह पर ये गोरज का निर्माण करती है। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां पर हरीके नाम की जगह के पास में सतलुज नदी में ये मिल जाती है। तो सतलुज नदी से ये कहां पर मिलती है, हरीके, हरीके नाम की लोकेशन पर क्या होता है, ये जो नदी है ये जाके मिल जाती है सतलुज नदी से। अब हम पढ़ते हैं सतलुज नदी के बारे में। तो आपने देखा होगा हर नदी लास्ट में जिस नदी से जाके मिलती है फिर आगे हम उसकी विशेषता पढ़ते हैं। तो सतलुज से मिल गई। अब इसके बाद जो है ये नदी जो है सतलुज जो है ये तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, ठीक है। तो ये जो नदी है सतलुज कहां से निकलती है, मानसरोवर के पास में जो राक्षस ताल है वहां से निकलती है और राक्षस ताल के वहां से जब ये निकलती है तो इस नदी को नाम दिया जाता है लॉन्ग चेन खनबाब,
ठीक है, लॉन्गचेन खनबाब नाम से इसको जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करने से पहले ये जो नदी है सतलुज, ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती रहती है। और मतलब लगातार सिंधु नदी के समानांतर बहती रहती है जब जब तक ये भारत में प्रवेश ना करे, उससे पहले ही ये 400 किलोमीटर तक बहती है। और रोपड़ नाम की एक जगह है जहां पर ये एक गोर्ज बनाती है। और ये हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है शिपकीला से होती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। तो जब ये हिमालय पर्वत श्रेणी के अंदर जो शिपकीला नाम की जगह है वहां से ये बहती हुई जाती है और पंजाब के मैदान में फिर ये एंटर कर जाती है। और ये एक काफी इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि आपने एक परियोजना का नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए जो नहर तंत्र है उसका ये पोषण करती है, नहरों को पानी मिलता है वो यही नदी प्रोवाइड करवाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भाखड़ा नांगल परियोजना के लिए भी। अब जो हमारा अगला नदी तंत्र है वो है गंगा नदी तंत्र। काफी फेमस नदी तंत्र है और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है, गंगा नदी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी तंत्र, बात की जाए इसकी द्रोणी की, जो इसका अपवाहित क्षेत्र है, मतलब कितने क्षेत्र में ये बहती है, उसकी दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये काफी बड़ा इसका इसकी अपवाह द्रोणी बहुत बड़ी है और ये काफी बड़े क्षेत्र पर बहती है और नदियां काफी हैवी हैवी हैं इसके अंदर। और मतलब जो ये पूरा तंत्र है गंगा नदी का, और गंगा नदी तो है ही अपने आप में बहुत बड़ी नदी। और इसका सांस्कृतिक महत्व जो है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हिंदुत्व जो मतलब जो हिंदुत्ववादी लोग हैं या हिंदू लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनके लिए गंगा जैसी जो पवित्र नदी है वो भारत में मतलब बहुत मायने रखती है गंगा नदी। और बात की जाए उत्तराखंड के अंदर, उत्तरकाशी जिला है और उत्तरकाशी के अंदर गोमुख नाम की जगह है और गोमुख के पास में एक हिमनद है गंगोत्री, जहां से गंगा नदी निकलती है। तो आपको याद होना चाहिए गंगा नदी कहां से चलती है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिला है, उत्तरकाशी जिले में गोमुख नाम की जगह है, गोमुख के अंदर गंगोत्री हिमनद है, मतलब गोमुख के ही आसपास, और उस हिमनद से फिर ये गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी गंगा कब कहलाती है ये भी याद रखना, जब ये अपनी स्टार्टिंग से निकलती है तो इसका नाम गंगा नहीं होता, ये दो नदियों से मिलकर गंगा नदी बनती है। जहां पहली नदी जो है भागीरथी नाम से मतलब ये जानी जाती है जब निकलती है, और देवप्रयाग नाम की जगह है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा, ये दो नदियां हैं, हिमालय नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं आपस में देवप्रयाग के अंदर, देवप्रयाग नाम की जगह है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बना देती है। फिर आगे ये गंगा के नाम से जानी जाती है। समझ में आ गया। अब देखेंगे गंगा नदी जो है हरिद्वार के अंदर जब वो प्रवेश करती है तो वो मतलब मैदान के इलाके में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी सबसे पहले अगर मैदान में आती है तो वो हरिद्वार से होते हुए आती है। हरिद्वार आप में से जानते भी होंगे आप कि वहां पर गंगा नदी का जो बहाव है काफी तेज रहता है, और हरिद्वार से फिर वो दक्षिण की ओर जाती है। ठीक है, दक्षिण से मतलब हरिद्वार से बहती बहती फिर वो दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है, दक्षिण के बाद वो पूर्व की ओर बहने लग जाती है, हमारे इंडिया के पूर्वी भाग में बहने लग जाती है, और अंत में ये दक्षिण मुखी हो जाती है, दक्षिण की साइड पूर्व के बाद फिर दक्षिण में चली जाती है, और फिर ये दो धाराओं में बढ़ जाती है। ये नदी जो गंगा थी काफी बड़ी नदी, ये फिर लास्ट में जाके दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक है भागीरथी और दूसरी है हुगली। हुगली नदी भी आपने सुना होगा, वो यहीं से ही निकलती है गंगा नदी के अंदर से। ठीक है, तो हुगली नदी और भागीरथी में बढ़ जाती है, और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये नदी जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम फिर पद्मा हो जाता है। और गंगा नदी की जो लंबाई है याद रखना 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये गंगा नदी की लंबाई है और ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, सबसे बड़ी नदी है, और आप कह सकते हो सबसे एक मतलब इसका अपवाह तंत्र काफी बड़ा है। ठीक है, इसके सहायक नदियां और ये जो मिलकर बहुत बड़े क्षेत्र में बहती हैं, और इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां भी इसमें आकर मिल जाती हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट नदी है गंगा। और बात की जाए यमुना, तो यमुना नदी आपने सुनी होगी, ये गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सबसे पश्चिम में जो गंगा की सहायक नदी है वो यमुना है, और सबसे लंबी सहायक नदी भी यमुना है। सोन नदी है जो इसके राइट किनारे पर मिलती है, जो कि एक इसकी सहायक नदी है। लेफ्ट तट पर अगर देखें तो लेफ्ट तट के ऊपर जो है जो महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, एक है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये नदियां हैं जो इसके लेफ्ट किनारे पे, लेफ्ट तट पर इसको मिलती हैं, और जो सोन नदी है वो राइट किनारे पर मिलती है सहायक नदी, और यमुना सबसे पश्चिमी नदी है जो मतलब सहायक नदी, जो कि इसके लिए काफी लंबी भी है सहायक नदी। तो यहाँ पर हमारा पार्ट फर्स्ट जो है समाप्त होता है।
जल्दी पार्ट सेकंड करते हैं और उसमें जो बचा हुआ हमारा अपवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, या जितना हमने और पढ़ना है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।